नमस्कार, एस के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ये स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं और इनमें जो बैच है आर्मी जीडी है, आर्मी कलरक है, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग, इन की जो फीस है वो 300 रुपये रखी गई है। प्रत्येक कोर्स की फीस इक्वल है 300 रुपये और प्रत्येक का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, समय है, वो भी इक्वल है, 60 दिन होगा सभी का। और जो ये हमारी ऐप है एस के क्लासेज, आप इसको प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नंबर है 9251664754, इन पर संपर्क कर सकते हो। मैं दलीप सिंह आज आपसे गुरुत्वाकर्षण बल व गति के नियम के बारे में जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन है बल, संवेग, आवेग और त्वरण। तो यहाँ पर हमें बल का सूत्र याद रखना है कि F बराबर m इंटू ए होता है भी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता, हमारे से न्यूमेरिकल पूछ ले, यूनिट पूछ ले, डायरेक्ट सूत्र पूछ ले। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है और त्वरण है उनका गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इसका मात्रक भी ध्यान रखना हमें, न्यूटन, वैज्ञानिक के नाम पर न्यूटन याद रखेंगे, या फिर दूसरा मात्रक यहाँ से बना देते हैं एम के एस पद्धति में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से सीजीएस में न्यूटन का डायन याद रखेंगे और इसका सीजीएस में बनाएंगे तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रिलेशन याद रखना हमें कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। ये रिलेशन भी याद रखना आपको कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। और बल की डायमेंशन भी याद रखेंगे। बल की डायमेंशन m का तो m ही होगा, यहाँ पर द्रव्यमान है m की विमा m ही है। त्वरण है, त्वरण की विमा l t इनवर्स होती है, l t की -2 होती है। तो इस तरह से ये बल की विमा बन जाती है m1 l1 और t-2। दूसरे ऑप्शन में संवेग है, तो कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है भाई। कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, जिसका मात्रक याद रखोगे m का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका? संवेग का मात्रक बन जाता है। सीजीएस में बनाएंगे तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। इसी तरह इसका भी यदि डायमेंशन बनाना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से m का तो m ही रहेगा और v का l t इनवर्स हो जाता है v। तो इसका क्या बनेगा? m1 l1 और t-1 बन जाता है संवेग का। सी ऑप्शन में आवेग है, जिसको इम्पल्स कहा जाता है कि कोई भी वस्तु है उस पर क्षणिक समय के लिए लगाया गया बल आवेग कहलाता है। आई से डिनोट करते हैं, F क्रॉस t इसका सूत्र होता है भाई। तो यहाँ से इसकी यूनिट बनाएंगे तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। सीजीएस में डायन सेकेंड, सीजीएस में डायन सेकेंड हो जाती है। और इसकी डायमेंशन बनाएंगे तो जो F की है उसे क्या T से गुना कर देंगे। तो F की जो डायमेंशन थी ये रही, इसको यदि हम T से गुना करेंगे तो यानी T प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या बच जाएगा? माइनस का 1 बच जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी m1 l1 और t-1 किसकी है? ये आवेग की विमा है। और संवेग की भी यही है सेम, तो संवेग आवेग की दोनों की सेम होती है। डी ऑप्शन में एक्सेलरेशन है त्वरण। तो त्वरण हम जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है यदि हम उस पर रेस लगाते हैं, कोई भी गाड़ी है उस पर रेस लगाते हैं तो वो उसका त्वरण कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो ए से डिनोट किया जाता है, v2 - v1 कह सकते हैं, अपॉन t कहेंगे तो ये त्वरण का सूत्र होगा। वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। मात्रक बनाएंगे तो इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और विमा बनाएंगे तो m0 l t-2 हो जाता है। तो ये इस त्वरण की विमा थी और मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद रखेंगे। सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक मंदन होता है, रिटार्डेशन कहते हैं इंग्लिश में, या डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। जो त्वरण के विपरीत उसका त्वरण के विपरीत उसका कार्य होता है कि त्वरण तो गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाता है और जो मंदन है गाड़ी को
रोकने की कोशिश करता है, रोकता है, धीरे करता है। लेकिन दोनों का मात्रक और विमा सेम है। मंदन का मात्रक की बात करेंगे तो यही आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विमा की बात करेंगे तो भी यही आता है। तो यहाँ पर आंसर तो हमारा ए ऑप्शन था जो बता चुके हैं आपको, बाकी इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति या पोजीशन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभी कोई भी वस्तु है यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे वो विस्थापन हुआ है। जैसे कोई भी वस्तु है आराम से रखी हुई है लेकिन हम औरों की बजाय उसकी स्थिति बदलते हैं तो यानी वो विस्थापित हुई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी वस्तु है उसके स्थिति या पोजीशन में परिवर्तन क्या विस्थापन कहलाता है, जो बी ऑप्शन आंसर है इसका करेक्ट आंसर। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये एक सदिश राशि है। अभी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है कि ऐसी राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशि कहलाती हैं। विस्थापन का मात्रक भी ध्यान रखना है, मीटर होता है ऐसा ही पद्धति में, सीजीएस में सेंटीमीटर। एक सिंपल परिभाषा और हो जाती है, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम कि भाई विस्थापन कोई भी दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी होता है भाई। अब इसका मान 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ए ऑप्शन में वेग दे रखा है, तो कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति या पोजीशन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है भाई। यानी v बराबर x2 माइनस x1 कह सकते हैं और बटे में t। तो यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वे कहलाता है। मात्रक बनाएंगे तो मीटर प्रति सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन में घर्षण है, फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। दो वस्तुओं की सतह के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, यानी घर्षण कहलाता है, जो रगड़ कर चलती हैं। और ये घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी वो ज्यादा एरिया में टच हो रही है या थोड़े में कम में टच हो रही है, उन पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो किसका बना हुआ है, एक जैसा है या फिर अलग अलग प्रकृति का है। यानी कि सोना या सोना ही है या एक लकड़ी और एक धातु है, उन पर डिपेंड करता है। और सबसे अधिक घर्षण बल स्थैतिक और सबसे कम घर्षण बल लोटनिक होता है भी। घर्षण बल को कम करने के लिए चिकनाई युक्त पदार्थ, स्नैक पदार्थ का यूज करते हैं, लुब्रिकेंट कहेंगे इंग्लिश में, जैसे गोली गिरस है, बाल बेरिंग भी कह सकते हैं, ऑयल है, इसी तरह ग्रेफाइट की छड़ है। इन सब का प्रयोग हम किसमें? घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है। या कोई वस्तु है उसकी सतह को चिकना करके भी घर्षण बल को कम करते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 गुना और त्रिज्या आदि हो जाती है अभी पृथ्वी की अपेक्षा, उस ग्रह पर जी का मान पूछा हमारे से। तो यहाँ पर जो स्मॉल जी है और ग्रेटर जी है उनमें रिलेशन निकाल लेंगे हम। तो ये रिलेशन होता है भाई स्मॉल जी बराबर ग्रेटर जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो आर पृथ्वी की त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की अपेक्षा उसका द्रव्यमान तो कितना? 2 गुना, और पृथ्वी की त्रिज्या उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की अपेक्षा आधी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? जी डैश निकाल लेंगे, यानी वहां पर भाई जैसे रिलेशन तो इनका ये था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन हम दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं
दूसरे ग्रह पर ये क्या था, ग्रह की बात या पृथ्वी की बात थी, पृथ्वी पर जी था ये, तो दूसरे ग्रह पर हमने जैसे वो चेंज किया उसके अकॉर्डिंग जी का मान निकालेंगे तो जी डैश आ जाएगा। अब जो भार होता है कोई भी वस्तु का, वजन भार है वो जी के अनुसार बदलता है भाई, लेकिन उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मास पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन जी भार के अनुसार बदलता है, भार जी के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर जी में जो चेंजमेंट आएगा वो ही भार में आ जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे जी एम और इंटू 2 है अपॉन क्या करेंगे आर अपॉन 4 हो जाता, आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है, तो जी डैश बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में 8 हो जाता है। तो यानी उस ग्रह पर उस वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना, 8 गुना जाता है भाई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी था यहाँ पर, तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान शून्य होता है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो ये केंद्रों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ अर्थ, वहां पर इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब साथ साथ ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या होगा, ध्रुवों की अपेक्षा, तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम कहेंगे और ध्रुवों पर अधिकतम कहा जाता है भाई। ध्रुवों पर इसका मान क्या होगा, अधिकतम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान घटता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाओ केंद्र की ओर तो भी घटेगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ तो भी घटता है। जैसे हम कह देते हैं कि चंद्रमा पर कितना, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 हो जाता है। अब उल्टा सुल्टा क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि भाई ध्रुवों से कहाँ गए, भूमध्य रेखा पर गए, तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भूमध्य रेखा पर अधिक है, सॉरी ध्रुवों पर अधिक है, भूमध्य रेखा पर कम है तो घटेगा। और विपरीत कहेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जा रहे हैं तो हम कहेंगे जी का मान घट जाता है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखोगे। कोई भी वस्तु का भार है तो वो जी के अनुसार बदलेगा भाई, और उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर ए ऑप्शन सही था यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संपर्क बल है, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जिनके बीच में दूरी 0 के बराबर हो, ना के बराबर हो, एक दूसरे से टच हो, जिनमें घर्षण लग रहा हो, तो वो क्या कहलाते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। तो यहाँ पर नाम से पता लग रहा है घर्षण बल, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों दूरी पर काम करने वाले हैं भाई। जैसे हम गुरुत्वीय बल की बात करेंगे तो F = G × M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो दूरी है इनके बीच, कोई भी दो वस्तुएं हैं M1 M2, इनके बीच की दूरी होती है R, तो यानी इनके बीच दूरी है। इसी तरह से जो चुंबकीय बल हैं अलग अलग ध्रुव होंगे भाई। जैसे ये कोई मैंने चुंबक बना दिया नॉर्थ व साउथ पोल, इसी तरह दूसरा और बना देते हैं साउथ व नॉर्थ पोल। तो इन ध्रुवों के बीच में दूरी होती है, उनके बीच जो बल लगता है चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत बल है, कोई भी दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की भी दूरी होती है R, तो इनके बीच में भी एक बल लगता है तो विद्युत बल। तो यानी कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं कह सकते इनको, तो कौन सा, घर्षण बल है। इसी तरह से श्यान बल होता है विस्कस फोर्स, श्यान बल, विस्कस फोर्स, ये भी क्या है, घर्षण बल, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। तो दो ध्यान रखोगे आप। आंसर इसका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है भाई, एक व्यक्ति 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर जाने पर उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी अब बताया था पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ नीचे जाओ दोनों साइड में घटेगा वजन। तो आंसर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यहाँ पर घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पे जाएंगे तो उसका भार 0 हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर जाते हैं तो यानी कि जो पृथ्वी पर उसका 1/6 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन क्या होगा, भार भी कह सकते हैं, वजन वेट भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर कितना है भाई, 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर पूछा है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि इसी क्वेश्चन में हमारे से पूछ लेता कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, m 60 kg है, और चंद्रमा पे भी m पूछता है, तो आपको 6 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको 6 से डिवाइड कर देते हो। इसके अकॉर्डिंग m तो जो पृथ्वी पर है वो ही रहेगा, चंद्रमा पर भी, पृथ्वी के केंद्र पर भी, दूसरे ग्रहों पर भी। लेकिन m देकर हमें चंद्रमा पर उसका भार पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, पहले हम उस वस्तु का भार ही निकालेंगे,
कहाँ पर? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर उसका भार निकालते हैं और उसके बावजूद फिर हम चंद्रमा पे पूछ रहा है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होता है? m इंटू जी, m इंटू जी होता है। m कितना है यहाँ पर? 60 है भाई। जी का मान क्या कह देंगे? 10 कह देते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए लगभग कितना? 10 लिया जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन आ गया। कहाँ पर? पृथ्वी की सतह पर। चंद्रमा की सतह पर निकालना है, फिर हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर पृथ्वी की सतह पर उसका चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना? 100 न्यूटन आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या दे रखा है, क्या पूछा है। भार दे रखा है, भार ही पूछा है, वजन पूछा है, तो आप 6 से डिवाइड कर दो। द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान पूछा है, तो भाग करने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा। जितना पृथ्वी पे द्रव्यमान है वो ही चंद्रमा पर रहेगा। तो ए ऑप्शन सही आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तथा उनके द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र याद रखेंगे, F बराबर G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। कोई भी दो वस्तुएं हैं M1 और M2, उनके बीच की दूरी R है। तो आगे इन्होंने कहा है कि यदि उनके बीच की दूरी को तो क्या करेंगे? 4 गुना कर देते हैं, द्रव्यमान को 2 गुना। हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है, उनमें से किसी एक के द्रव्यमान को दुगुना कर रहा है या फिर दोनों के द्रव्यमान को दुगुना कर रहा है। तो उनके का मतलब दोनों के द्रव्यमान को दुगुना कर रहा है। तो इसी को हम सोल्व करते हैं आगे। G इंटू 2m1 और 2m2 अपॉन R को कितना कर रहा है भाई? 4 गुना कर रहा है R को, तो 4R करेंगे R की जगह, उसका स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो G इंटू M1 M2, इधर 4 है और नीचे कितना? 4 चौक 16 R स्क्वायर है। काटते हैं इसको, 4 से कट जाएगा, तो यानी कि क्या जाएगा? ये हमारा G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। उसके अलावा कितना? 1/4, यानी कि उन पर जो बल लग रहा था पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा भाई। यहाँ से ये सॉल्यूशन आने के बाद तो आंसर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि अकेला दूरी की बात कर रहा है, द्रव्यमान की नहीं करता है, तो दूरी को जैसे भी चेंज कर रहा है उसका आप क्या करो? स्क्वायर कर दो और फिर संख्या को पलट दो। तो 4 चौक 16 और इसको पलटूंगे तो क्या होगा? पलटने का मतलब 1 ऊपर और 16 नीचे। अकेला दूरी की बात करता तो हम कहते 1/16 हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या कर रहा है? उनके द्रव्यमान को भी दुगुना। तो 4 तो ऊपर 16 नीचे, कट के 1/4 आ जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है भाई, कपड़े धोने की मशीन के द्वारा कपड़े धोना या सुखाना कौन सा बल लगेगा? तो कपड़े धोने की मशीन के द्वारा सुखाना हो या धोना हो, अब केंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है भाई। इंग्लिश में भी इसका ध्यान रखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि वर्ताकार पथ में घूमती वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अब केंद्रीय बल कहलाता है। इसी तरह केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और इसका सूत्र याद रखोगे, mv² अपॉन r। अब केंद्रीय का नेगेटिव में हो जाता है, सूत्र यही रहता है, लेकिन ज्यादातर सूत्र अभिकेंद्रीय बल का पूछा जाता है और इसमें भी वेग को चेंज करवा लेता है कि वेग आधा कर दे, डबल कर दे, तो अभिकेंद्रीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जो बल है अभिकेंद्रीय, वो वेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे वेग को चेंज करे अभिकेंद्रीय बल, उतना ही आंसर आ जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि वेग को डबल कर दिया गया यहाँ पर, तो अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा? 4 गुना। यदि वेग को मैं आधा करूंगा तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, बल कितना? 1/4 हो जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे। उदाहरण है अभिकेंद्रीय बल के, इलेक्ट्रॉन के द्वारा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उपग्रहों के द्वारा ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाना। वायुयान के लूप बनाने पर भी नीचे न गिरना, क्योंकि उनको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। सड़क या मोड़ में, सड़क पे जो मोड़ आता है उसमें बाह्य किनारे का ऊपर उठा हुआ होना, वो भी किस कारण है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। मौत के कुएं का खेल, ये भी किस पर आधारित है? अभिकेंद्रीय बल पर ही आधारित है। सी ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जिसका सूत्र अभी हम पढ़े थे, F बराबर, सूत्र याद रखेंगे उसका, F बराबर G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर।
कोई भी दो वस्तुएं हैं m1 और m2 की द्रव्यमान की उनके बीच की दूरी r है, तो ये बल लगता है उनके बीच में। जी गुरुत्वीय नियतांक है, जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान सभी जगह सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे हुए यात्रियों का पीछे की ओर झुकना गति का कौन सा नियम है। भाई जैसे गाड़ी अचानक चलाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो गति के फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग होते हैं। न्यूटन ने गति का पहले नियम के अकॉर्डिंग कहा था कि कोई भी वस्तु विराम में या तो विराम में रहना चाहती है, गति में या तो गति में रहना चाहती है। कब तक, जब तक उन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे गाड़ी विराम में थी, बैठे हुए यात्री भी विराम में थे, गाड़ी पर बाह्य बल लगाया, विराम में था यात्री, तो हमारा आधा हिस्सा जो नाभिक से नीचे वाला होता है वो तो तुरंत गाड़ी के साथ गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला सिरा बहुत कम समय के लिए विराम में रहने की कोशिश करता है, यानी उसके वेग का विरोध करता है, जिस कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। कंबल या चादर को पीट पीट कर उससे धूल मिट्टी के कणों को अलग करना गति का फर्स्ट नियम है। इसी तरह से घोड़े को अचानक चलाने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिरना, वो भी गति का कौन सा, पहला नियम ही है। और जो गति का पहला नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ध्यान रखेंगे, जड़त्व नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम भी कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। अब इन दोनों की परिभाषा सेम है, इसीलिए न्यूटन ने अपने पहले नियम को किससे, जड़त्व के नियम से कंपेयर कर दिया। और पहला नियम हमें वस्तु के बल के बारे में भी बताता है कि उस पर बल है या नहीं, क्योंकि वो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी स्थिति में चेंज नहीं लाती। तो ये बल के बारे में बताती है कि उस पर बल है या नहीं। दूसरा नियम है अभी संवेग आवेग का नियम कहलाता है। संवेग आवेग, मोमेंटम इंपल्स का नियम कहलाता है ये। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे हुए बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। उदाहरण है इसके, खिलाड़ी के द्वारा गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को गेंद की दिशा में नीचे की ओर करना। क्यों, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर को कम कर रहा है वो, और संवेग में जो परिवर्तन की दर थी वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी भाई, तो इसका मतलब इसको कम कर रहा है तो बल भी कम होगा, यानी हाथों में चोट कम लगे। कांच के बर्तन है, महंगे फल है, उनकी पैकिंग करते समय घास या कागज का प्रयोग करना, वो भी गति का दूसरे नियम पर आधारित है। इसी तरह से गाड़ियों के शॉकर है, स्प्रिंग है, वो भी गति के दूसरे नियम पर ही आधारित है। तीसरा है भी, अच्छा दूसरे में एक बात और ध्यान रखोगे, ये नियम बल का समीकरण देता है, यानी बल के सूत्र के बारे में बताता है हमें। यहाँ से हम उसका सूत्र निकाल सकते हैं, dp/dt लेकर, p संवेग होता है m/v, तो यहाँ पर p की जगह m/v रखेंगे, अपॉन dt है, ये m कांस्टेंट है, m बाहर हो जाता है, तो dv/dt, और dv/dt क्या होता है, a होता है भी त्वरण, तो ये किसका सूत्र, बल का सूत्र आता है, यानी ये नियम है वो बल के सूत्र या समीकरण के बारे में हमें बताता है और जानकारी देता है कि उसका सूत्र क्या होगा, बल क्या है। और दूसरी बात है, ये बल को मापता भी है भाई, जैसे संवेग में परिवर्तन की दर कम है तो बल भी कम, संवेग के परिवर्तन की दर ज्यादा है तो बल भी ज्यादा, मापता है भाई। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है ये। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु है उस पर क्रिया होती है तो दूसरी वस्तु पर तुरंत प्रतिक्रिया होती है। तो यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर होती है, ये भी ध्यान रखना हमें। और यह नियम बल की प्रकृति के बारे में बताता है, भी नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है कि अपोजिट फोर्स लगता है उन पर, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है वो गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उदाहरण है इसके, नाव से बाहर कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसकना या चलना, तो वो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तैरना, तैरेंगे तो पानी को पीछे धकेलेंगे, हम आगे की ओर जाते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे की ओर, बंदूक पीछे की ओर खिसकती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। रॉकेट है, रॉकेट में जो ईंधन होता है गैसीय ईंधन जलकर बाहर निकलता है तो रॉकेट ऊपर की ओर चलता है, वो भी गति का तीसरा नियम है। और रॉकेट या अंतरिक्ष यान में संवेग संरक्षण का नियम भी लगता है, वो भी ध्यान रखना है। यानी कि संवेग संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि P1 बराबर P2 होना चाहिए भी नेगेटिव में, यानी कि घटना से पहले का संवेग घटना के बाद का संवेग के बराबर है।
अपोजिट है बट बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो अब यहाँ पर जैसे m1 v1 बराबर m2 v2 कहेंगे भाई। इसका मतलब है भाई जैसे रॉकेट पहले विराम अवस्था में था, द्रव्यमान m और v1 था, अब जो ही ऊपर जा रहा है तो m2 कम होता जा रहा है, उसी रेशो में फिर वेग बढ़ता है, जिस कारण ये क्या होता है, कंजर्व होता है, संवेग संरक्षित रहता है। आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन, आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। पहला नियम के अकॉर्डिंग होगा ये, गति के पहले नियम के अनुसार। बाकी ये तीनों का ध्यान रखना हमें। क्वेश्चन नंबर 11, वेलोसिटी कैसी राशि है? इंग्लिश का वर्ड है भाई वेलोसिटी, वेग को कहा जाता है वेलोसिटी। तो कई उच्चारण ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेग क्या है, सदिश राशि है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है इसको प्रदर्शित करने के लिए, तो ये एक सदिश राशि है। अदिश में केवल परिमाण दिया हुआ होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती, तो वो अदिश राशि कहलाती है। इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सदिश के और भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, विस्थापन है, त्वरण है, बल है, बलागुरण है, इसी तरह से संवेग है, आवेग है, विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है। ये सब किस पर है, ये सदिश राशि पर आधारित होते हैं। विद्युत प्रवाह का घनत्व वो भी सदिश राशि है। अदिश राशि में द्रव्यमान है, गति या चाल है, इसी तरह आयतन है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, कार्य शक्ति, ऊर्जा है, विभवांतर, विद्युत धारा की दिशा भी होती है और विद्युत धारा का परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी उसको अदिश राशि में ध्यान रखना हमें, क्योंकि ये सदिश राशि के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है, जिस कारण इसको अदिश राशि में ही ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल जी अपॉन ग्रेटर जी का मात्रक पूछा है भाई, तो इनमें रिलेशन याद रखना है आपको। स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है भाई, तो यहाँ से आप स्मॉल जी अपॉन ग्रेटर जी निकालेंगे तो एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। एम का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किलोग्राम में, आर मीटर में होता है, तो यानी कि दूरी है तो दूरी को मीटर स्क्वायर में, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। यदि इसी को उल्टा पूछा जाए कि ग्रेटर जी अपॉन स्मॉल जी का मात्रक बताओ, तो फिर हमारा आंसर इससे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर केजी हो जाता है, यानी आंसर कौन सा, फिर बी बन जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल जी अपॉन ग्रेटर जी पूछा गया है, तो हमारा आंसर सही कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेटर जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है। तो इन दोनों का रिलेशन आपको ध्यान रखना है, वो कैसे भी पूछ सकता है। विमा पूछ ले कि स्मॉल जी अपॉन ग्रेटर जी की विमा बताओ, तो यहाँ से क्या कहेंगे, एम तो 1 होगा, L0 और सॉरी L2 और T0 हो जाएगी, L-2 क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -2 में बन जाता है। इसी तरह यदि इसका बनाएंगे तो इसका M2 M तो 1 हो जाएगा और मीटर है ये ऊपर है, M तो इनवर्स में और L2 और T0, यानी जो ये वाला था इसका विपरीत हो जाता है बिल्कुल। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर था किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको अभी बताए थे चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे बॉल बेरिंग है, ऑयल है, ग्रेफाइट की छड़ है, तो तीनों का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक घर्षण बल स्थैतिक, सबसे कम लोटनिक, ध्यान रखोगे। घर्षण बल संपर्क बल होता है और ये दो वस्तुओं के जो सतह होती है उनकी संपर्क पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस पर डिपेंड करता है ये, यानी प्रकृति पर डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर डी था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 केजी बंदूक से 60 ग्राम की गोली इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक का पीछे हटने का वेग क्या होगा? संवेग संरक्षण का नियम लगता है भाई, m1 v1 बराबर -m2 v2 वाला सूत्र लगता है। तो यहाँ पर m1 तो क्या है, 10 केजी है भाई, v1 पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। जिस वस्तु का m1 लेंगे उसी का v1 लेना है, तो बंदूक का v1 पूछा गया है बराबर -m2। m2 क्या है, गोली का है भाई, गोली का कितना 60 ग्राम है, जिसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। v2 कितना 160 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो v1 बराबर -60 बटे में 1000
गुना में 160 बटे में 10 नीचे आ जाएगा, इधर से भाग में सोल्व कर दो, 2 जीरो ऊपर हैं तो 2 जीरो काट देते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो V1 बराबर माइनस 16 छिके 96 बटे में 100 बराबर माइनस 0.96 मीटर प्रति सेकेंड। ये माइनस का निशान क्या बताता है हमें? अपोजिट डायरेक्शन को। गोली आगे की ओर बंद होगी, पीछे की ओर खिसकती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संवेग संरक्षण के नियम को ध्यान रखेंगे कि कोई भी निकाय है, कोई भी घटना है, पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुल संवेग है वो 0 के बराबर होता है, तो इसको P1 बराबर माइनस P2 कह सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर बी था। नेक्स्ट है भी जड़त्व किसको मापता है? तो जो जड़त्व है इनर्शिया वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना अधिक होगा, जितना कम द्रव्यमान है जड़त्व भी उतना कम होता है। और कोई भी वस्तु है यदि हमें उसका जड़त्व निकालना है तो उसके केंद्र बिंदु यानी टोटल द्रव्यमान से लेकर जिस पॉइंट पे निकालना होता है वो उसका डिस्टेंस होता है r। तो इसका जो हम निकालेंगे इनर्शिया I बराबर जड़त्व, तो वो होता है m इंटू आर स्क्वायर होता है वे जड़त्व इनर्शिया, जिसका आप मात्रक बना सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विमा बनाएंगे तो m1 L2 और t की 0 हो जाती है, तो ये विमा भी इसकी ध्यान रख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, द्रव्यमान को मापता है। बल के बारे में बातचीत कर चुके थे हम, बल का मात्रक ध्यान रखोगे न्यूटन है, और परिभाषा कोई भी वस्तु उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। दूसरी बात, एक न्यूटन बल की परिभाषा पूछ लेता है तो कोई भी वस्तु है 1 किलोग्राम होना चाहिए उसका द्रव्यमान, और यदि हम उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगाते हैं तो उस पर 1 न्यूटन बल लगता है। संवेग P बराबर m इंटू वी पढ़ चुके थे, मात्रक भी ध्यान रखोगे। त्वरण कोई भी वस्तु है उसका वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, जो पढ़ चुके हैं पीछे, इसका मात्रक भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इनसे रिलेटेड और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जो हमारी बुक है एसके बुक्स आर्मी सामान्य विज्ञान, इसमें करोगे, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चनों को समावेशित किया गया है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,